की पढ़ाई कर रहे होंगे। बात रही फिजिक्स की, तो प्यारे साथियों आप सभी को पता है क्लास 12th की फिजिक्स में प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्रैश कोर्स का आज क्लास नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें चैप्टर 2 जो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है इससे संबंधित बात कर रहे हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, और इससे संबंधित किसी एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या प्राप्त होता है। आप सभी को वो चीज अच्छे से पता होगी। मैंने कहा था कि ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5 अंक का प्रश्न हो या 2 अंक का प्रश्न हो, विधिवत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है बच्चों, रटना नहीं है। अगर आप रट करके पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको वो नुकसान पहुंचाएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। तो कहा न जाता है ना कि रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नहीं। सभी चीजें समय पर होना जरूरी है। प्यारे बच्चों आप लोगों की जो रिवीजन क्लास है, जो फुल कोर्स से बच्चे जुड़े हैं, क्रैश कोर्स से भी बच्चे जुड़े हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो केवल यूट्यूब के माध्यम से टारगेट बोर्ड पर क्लासेस करते हैं, तो उनके लिए अभी आज 50 वो सभी चैप्टर के 15 चैप्टर टोटल हैं, 15 चैप्टर के वो 50 ऑब्जेक्टिव मैं चुन करके लेकर के आ रहा हूं। शाम के 6:30 बजे आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास मैं प्यारे बच्चों करवाऊंगा। कहां पर? तो यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप उसमें भी जुड़िएगा जिससे कि आपका रिवीजन चलता रहेगा। आप क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, कहते हो ना कि सर रिवीजन करने का समय नहीं मिलता है, तो हमारे साथ में फिजिक्स का आज रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो नमस्ते भैया, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। क्लास को प्यारे साथियों शुरू करेंगे बिना देरी किए। हम लोग विद्युत विभव को पढ़े थे छापू सुल्तान, यस और नो? यस गुरुजी, हम लोग विद्युत विभव को शुरू किए थे। विद्युत विभव V बराबर क्या है? W/Q होता है सर, Q0 भी लिख सकते हैं। अगर एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की बात होगी तो सर V बराबर 1/4πε0 Q/R भी होता है सर, ये भी याद किए थे। ये दोनों फार्मूले सर हम कल पढ़ लिए थे। अगर विभवांतर की बात होगी तब भी वही बात है कि VA - VB बराबर भी हम W/Q ही लिखेंगे, Q0 ही लिखेंगे। समविभव पृष्ठ क्या होता है ये भी आपको कल बताया गया था। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो जूल प्रति कूलाम या इसे ही वोल्ट बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम या प्यारे बच्चों इसे ही क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें कल की क्लास में मैंने थोड़ी थोड़ी कर ली थी और उम्मीद है आप लोग इन बातों को अच्छे से सीखे थे। स्पष्टता बहुत जरूरी है जब कोई भी कार्य करें आप, समयबद्धता बहुत जरूरी है। अगर आप समय से कोई कार्य नहीं करते हैं तो आप लेट हो जाते हैं। समय, दिशा, कहते हैं हार्ड वर्क से ज्यादा डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थात आप किस दिशा में चल रहे हैं ये बहुत जरूरी है। मेहनत तो देखा होगा कई लोग करते हैं, लेकिन मेहनत में अंतर यह है कि उन्होंने तब मेहनत नहीं की थी जब करनी चाहिए थी, बाद में उन्हें ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसको देख करके आज हमें लगता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें भी ये कार्य करने होंगे। और ये जीवन की सच्चाई है बच्चों कि अगर आप आज नहीं जगे, आज आप सही दिशा में मेहनत नहीं किए तो कल गलत डायरेक्शन में आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। अब सही दिशा के लिए सही चुनाव करना जरूरी है अपने शिक्षक का, और उसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी होती है। समझ गए? चलिए, तो बाबू पहला क्वेश्चन, कल हम लोग जो चीजें पढ़े थे उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग विभव प्रवणता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? आप लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखिए बाबू, विभव प्रवणता। चलिए अपनी कॉपी पे हेडिंग लिखिए, विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारे साथ में सीखिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए बाबू अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए जब भी क्रैश कोर्स शुरू हो, क्रैश कोर्स की क्लास शुरू हो। ठीक है, तो विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? जब विभव विद्युत क्षेत्र की बात होती है ना, विद्युत क्षेत्र कहीं पर फैला हुआ है, एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, मान लो बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रहे हैं, यहां का विभव है V, आगे कुछ कमी है या वृद्धि है, जो कुछ भी है मान लेते हैं आगे VdV, छोटे से, इतने छोटे से विभव की क्या है? वृद्धि है, अर्थात ज्यादा है। दूरी के सापेक्ष अगर कहीं पर परिवर्तन हो रहा हो, हम थोड़ी सी दूरी चले, कितनी दूरी चले? dr, एकदम छोटी सी दूरी चले, बिंदु ए से बिंदु बी तक एकदम थोड़ी सी दूरी ट्रेवल किया, आप अपने घर से बाहर आए, बस इतनी ही दूरी में आपने देखा कि कमरे के भीतर थे तो ठंडक कम लग रही थी, लेकिन जब कमरे के बाहर आए तो ठंडक लगने लगी, अर्थात ताप में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ दूरी के सापेक्ष। ठीक उसी प्रकार थोड़ी सी ही दूरी चले अगर हम विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन हो रहा है। इस घटना को विभव प्रवणता कहते हैं, इस घटना को विभव प्रवणता कहते हैं। कितने छापो सुल्तान अपनी कॉपी में छापने के लिए तैयार हैं? जल्दी से परिभाषा लिखिएगा। क्या? विद्युत क्षेत्र के भीतर, बढ़िया परिभाषा लिखिएगा, देख के खुश हो जाए, मन ललचा जाए एग्जामिनर का नंबर देने के लिए। विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, विद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के सापेक्ष
दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। सर एकदम याद रहेगा, हमें लगता है ये परिभाषा सर हम कभी नहीं भूलेंगे। विभव प्रवणता कहते हैं बाबू। क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ, मैं उसकी तकलीफ को दूर करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा उसकी तकलीफ को दूर करने का। हाँ, विद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात चित्र से अगर देखें तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ी सी ही दूरी चले तो कभी कभी बुक में यह भी हो सकता है, यहां पर लिखा है v, यहां पर v प्लस dv, तो कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ होता है कि यहां v, यहां पर v माइनस dv, अर्थात विभव में कोई कमी होगी, परिवर्तन हो चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो। अब बात ये आती है कि सर हम लोगों ने तो ये देखा कि विभव परिवर्तन बराबर, सर सूत्र हम लोग ये पढ़े कि विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर, अभी आपने बताया विभव में परिवर्तन बटे दूरी, विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष हो रहा ना, तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी, बटे दूरी। तो कितना विभव में परिवर्तन हुआ ये कैसे निकालेंगे? अधिक वाले में कम वाला घटाओगे। अगर यहां पर होता v माइनस dv, तब कौन ज्यादा? तो भाई यहां पर v है, यहां पर अगर v माइनस dv होता तो बताओ कौन ज्यादा इन दोनों में? आप कहते सर ये ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मान तो घट रहा है, भले dv बहुत छोटा मान है तो कुछ ना कुछ तो घट रहा है, ये कम मान होता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर है v प्लस dv, ये यहां पर इस बिंदु ए पर विभव v, बिंदु बी पर विभव v प्लस dv, तो यहां का ज्यादा। अर्थात विभव में कितना परिवर्तन हुआ इसको निकालने के लिए हम अधिक वाले मान में v प्लस dv वाले मान में, बच्चा पार्टी v प्लस dv वाले मान में इस प्रारंभिक मान को घटा देंगे, माइनस का v बटे में कितनी दूरी में परिवर्तन हुआ है, तो dr दूरी, छोटी सी दूरी माने dr, तो ये इस प्रकार से निकल के आया। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा dv बटे dr। बच्चा पार्टी आप अपनी कॉपी में इसका पूरा मोहर लगा लीजिए, विभव प्रवणता इज इक्वल टू, विभव प्रवणता के बराबर में होता है dv बटे dr। हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा करके रखना इसका सूत्र, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है, इससे प्रश्न बनता है। बताइए सर गेम के डिस्ट्रक्शन से कैसे बचें? जब आपके सामने लक्ष्य दिख रहा हो ना बच्चों की बिहार बोर्ड की परीक्षा 1 फरवरी से स्टार्ट है, तो इससे बड़ा डिस्ट्रक्शन और कुछ नहीं हो सकता है। गेम क्या, सारे जो ख्वाहिशें होंगी वो भी छोड़ के आप बोर्ड परीक्षा की ओर आकर्षित हो जाओगे। लेकिन जब मन में लक्ष्य नहीं होगा तब फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मन में लक्ष्य नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। तो एक मिनट बस आगे। चलिए बच्चों ठीक है, चलो ये प्रश्न हो गया विभव प्रवणता से संबंधित। तो मेरा क्या कहना था, आप लोग पूछ रहे थे कि सर डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बच्चों 1 फरवरी से एग्जाम है, मात्र जनवरी और दिसंबर 2 महीने का समय, जिसमें दिसंबर अपने पढ़ने का समय है, जिसका सिलेबस ना पढ़ा हो या क्रैश कोर्स की बात है ये सब। इसके बाद जनवरी में केवल और केवल रिवीजन। प्यारे बच्चों इसीलिए रिवीजन मैंने हर समय कराया है। कोई भी ऐसा समय आप नहीं कह सकते कि सर फिजिक्स का रिवीजन नहीं हुआ। सिलेबस के साथ साथ मैंने रिवीजन कराया, नहीं सिलेबस में कब का खत्म कर देता। आप अप्रैल मई जून जुलाई कोई भी महीना याद करिए कि हाँ सर आप ऑब्जेक्टिव नहीं लेकर के आते थे, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लेकर के आते थे, आप हमारी तैयारी रिवीजन नहीं करवाते थे, बता दीजिए तो आपको हमारे हर एक चीज में आपको करवाया हूं, है ना।
याद रखिएगा। चलो ये बताओ, ये बच्चों एक विभव प्रवणता इसलिए हम बताए क्योंकि इससे जुड़े प्यारे बच्चों प्रश्न ए विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है, कभी ये भी पूछता है और कभी इस प्रकार से भी प्रश्न यही पूछता है कि सूत्र ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर को स्थापित करें। अब दोनों में कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो क्या लिखोगे बताओ, इसको स्थापित करना है और ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है। बच्चा पार्टी इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे क्या, विभव प्रवणता के लिए सब कुछ बताना है ना। विद्युत विभव के लिए हम जानते हैं, यहां पर उत्तर लिखना शुरू करोगे, उत्तर क्या लिखोगे, विभव प्रवणता की परिभाषा से, है ना, या फिर कह लो ऐसे विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर क्यू कूलाम के आवेश को, क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्यू कूलाम के आवेश क्यू कूलाम के आवेश को एक बिंदु से सूक्ष्म दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टी आर दूरी ले जाने में किया गया कार्य। आप सोच रहे होंगे कि सर बीच बीच में कहाँ चले जाते हैं ना, कहाँ चले जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रही थी किसी की तो मोबाइल देने जाना था। 2-3 स्टूडियो हैं, खोज रहे हैं शशि जी को कि कहाँ है सर, आप मोबाइल ले लीजिए अपना, है ना। हो जाता है कभी कभी, सब लोग भूल भुलैया चक्कर में पड़ जाते हैं, इधर रख दिए वहां चल दिए वहां चल दिए, बहुत सारा काम होता है स्टूडियो में। ध्यान देंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र के भीतर क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक डी आर दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम लोग जानते हैं सूक्ष्म कार्य, अगर हम डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाले प्यारे बच्चों, बताओ क्या था विद्युत बल के उसमें, जब अभी किसी एकल बिंदु आवेश, पिछले लेक्चर में देखा था कि किसी एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए हम लोग डी डब्ल्यू माइनस एफ इंटू डी आर, एफ डी आर, बोलो यही था, ठीक है, एफ डी आर ये था। विद्युत विभव की अगर परिभाषा से बात करें, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से अगर हम V बराबर ये कह लो डी डब्ल्यू बराबर वी डी डब्ल्यू बराबर, जैसे V का विभव का मान निकालते हैं भैया W अपान में Q, ठीक है, लेकिन छोटा सा कार्य हो रहा है तो डी डब्ल्यू, छोटा सा विभव होगा फिर तो ऐसे डी लगा के लिखेंगे। सर डी डिफरेंशियल पार्ट होता है छोटे मान को, क्योंकि हम बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, छोटी दूरी विस्थापित कर रहे हैं, छोटा कार्य। यहां पर भी विभव के मान को, क्योंकि यहां पर छोटा कार्य हो रहा है तो विद्युत विभव की परिभाषा से छोटे कार्य के पदों में ही डी डब्ल्यू अपान में क्यू डीवी, डीवी बराबर डी डब्ल्यू अपान में क्यू होता है ना, वी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू, पहले मैंने इसी से लिखा। यहां से अगर आप डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे तो बच्चा पार्टी डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी क्यू और ये डीवी इसके गुणा में आ जाएगा दोनों, मतलब क्यू इंटू डीवी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है बाबू RHS बराबर होंगे, अर्थात क्यू डीवी, या इसका पहले समीकरण कर ले लो, माइनस एफ टी आर बराबर क्यू डीवी। एफ की वैल्यू क्या होती है विद्युत बल की परिभाषा, विद्युत बल की परिभाषा विद्युत क्षेत्र के पदों में क्या होती है, ई इंटू, ऐसे याद रखो, विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल के पदों में ई बराबर एफ अपान में क्यू होता है। अगर यहां से एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ई क्यू होगा बाबू, ठीक है, तो ई क्यू क्या लिखेंगे, एफ की जगह पर माइनस ई क्यू या क्यू ई, जो भी लिखना चाहो, इंटू डी आर बराबर क्यू डीवी। अब ध्यान दीजिए यहां पर कौन किसको मार रहा है, क्यू ने क्यू को मार दिया,
ई बचा, ये माइनस भी है, डी आर भी है। हमें तो संबंध क्या बताना है कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता की परिभाषा यह बनती है कि डीवी बटे डी आर विभव प्रवणता होता है। अर्थात बच्चा पार्टी यहां पर ध्यान देंगे कि यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो बाबू माइनस ई इंटू डी आर लिखा हुआ है या डीवी लिखा हुआ है, तो उस पक्ष में डीवी और इस डी आर को बटे में भेजेंगे तो बटे डी आर, यही विभव प्रवणता हुई। लेकिन ये माइनस भी उस पक्ष में भेज देंगे तो माइनस डीवी बटे डी आर होगा, इस पक्ष में केवल ई बचेगा। इस प्रकार से ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर होगा, इस प्रकार माइनस डीवी बटे डी आर होगा। ठीक है, माइनस डीवी बटे डी आर होगा। तो ये 2 अंक का प्रश्न बच्चों पहले भी मैं करा चुका हूं, याद रखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2 अंक में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 अंक में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं रटाऊंगा नहीं। सर इतना सारा टॉपिक पढ़ रहे हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन तो आएगा ही पक्का। प्यारे बस साथियों, पूरी कोशिश है कि 20 के 20 आ जाए, 10 ही क्यों रहे, लेकिन फिर भी परीक्षाओं का क्रम है तो भाई सही बात है कि नहीं 20 आते हैं सर तो 10 तो आ ही जाए। तो उम्मीद प्यारे बच्चों 99.9% यही है कि 10 प्रश्न तो अवश्य फंसेंगे आपके। 20 सब्जेक्टिव प्रश्न में 10 अवश्य ही आने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस बात को नहीं कहना कि सर तर्क क्या है कि आपको मैं रटा दूं। ये देखो बच्चों, कभी कभी ये होगा कि मैं आपको जैसे ये विभव प्रवणता पढ़ाया तो विभव प्रवणता की परिभाषा पूछ लिया कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, सूत्र लिखें। अगर इसने ये लिख दिया कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, सूत्र लिखें, तो आप कहे गुरुजी हमको ई वाला प्रश्न बताए थे आप कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है, बताइए। आप ई बताए थे और ई वाला प्रश्न नहीं लिखे थे। बच्चों मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उसके बाद आपको प्रश्न का भाव बताता हूं कि प्रश्न किस प्रकार से जुड़ करके पूछता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध ऐसे प्राप्त करना है तो यह तरीका होगा। डब्ल्यू क्या है, कार्य है। कार्य जब हम किसी आवेश को, यहां पर बना भी दे रहा हूं, क्यू कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर के आएंगे तो हमें बल द्वारा कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं वो 2 प्रकार से, एक तो हम डी दूरी, छोटी सी दूरी विस्थापित कर रहे हैं विद्युत बल के विरुद्ध बल लगा करके, तो कार्य माइनस एफ इंटू डी आर, बल गुणे विस्थापन होता है ना कार्य, ये सूत्र। लेकिन विद्युत विभव की भी परिभाषा जानते हैं कि एकांक कूलाम के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इस सूत्र से dw बराबर qdv, इस सूत्र से dw बराबर माइनस एफ डी आर, इन दोनों को बराबर कर दिया, वैल्यू ये आ गई। बात समझ गए, बात समझ गए। सर हम आंख बंद करके आप पे विश्वास करते हैं, बाबू ये काम कभी नहीं करना। ठीक है, सत्य बात, एक सही गुरु यही दिशा देगा। मुझे अपनी तारीफ पसंद है लेकिन सार्थक। अर्थात बच्चों आपको आंख खोल करके ही किसी पर भरोसा करना है। आंख बंद करके भरोसा करने का मतलब यह हुआ कि अगर हम कभी गलत हैं तो आप हमें गलत में भी गलत ही कहें, सही ही बोलेंगे। नहीं, जब कभी भी कोई इंसान गलत होता है तो गलत है और जब सही है तो सही है। लेकिन बच्चों हम ईश्वर को हमेशा साक्षी मान करके कार्य करते हैं कि हम अपने कार्य को दिन प्रतिदिन कितना सुधार सकें। अनवरत काम करने की इच्छा रहती है कि जब तक शरीर में क्षमता है ना, खाना पीना 2 बजे होगा कि रात में 1 बजे होगा, दिन वाला 3 बजे होगा, इन सब की परवाह नहीं होती है। एक ही मन में लक्ष्य, एक ही मन में ध्येय, कंटेंट कितना बेहतर हो, है ना। अच्छा बाबू चलो बात तो बहुत हो गई, ये प्रश्न का जवाब तो आप इसी के माध्यम से दे पाओगे जो पिछला है। पिछले उत्तर आप स्वयं लिखें, ठीक है, ठीक है। उपरोक्त की भांति, उपरोक्त या पूर्व प्रश्न की भांति, पूर्व उत्तर की तरह, पूर्व उत्तर की तरह इसे स्वयं से हल करें, इसे स्वयं से हल करें। अर्थात आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी बाबू। क्या हो जाएगी? एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आया? एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट, हाँ यहां पर ध्यान देंगे, छोटी सी बात है। अध्रुवित एवं ध्रुवित परावैद्युत क्या है? ध्रुवित परावैद्युत और अध्रुवित परावैद्युत। परावैद्युत का पदार्थ का मतलब होता है प्यारे बच्चों आचालक, आचालक होते हैं वो, लेकिन उन्हें परावैद्युत बोला जाता है जिनके पृष्ठ पर आवेश रह सकता है, आवेश देखा जा सकता है। देखने का मतलब उसके प्रभाव को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो वो परावैद्युत पदार्थ है। तो जिसमें से अध्रुवित क्या होते हैं और ध्रुवित क्या होते हैं? प्यारे बच्चों परावैद्युत पदार्थों में दोनों प्रकार के परमाणु होते हैं, अर्थात धनावेशित और ऋणावेशित, दोनों प्रकार के परमाणु हैं परावैद्युत पदार्थ में। लेकिन क्या है, घटना क्या है? अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत जिसमें सभी धनात्मक आवेशों का केंद्र, सभी धना आवेशों का केंद्र
सभी ऋणात्मक आवेशों के केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अर्थात जो धनावेश है और ऋणावेश है उनका जो केंद्र बिंदु है, धनावेश और प्यारे बच्चों जो ऋणावेश, वो दोनों का जो केंद्र बिंदु है वो एक ही हो तो वो अध्रुवित परावैद्युत कहलाते हैं। उनका ध्रुव नहीं है, अलग अलग ध्रुव है ही नहीं, वो एक ही में मिले हुए हैं, वो दूर दूर नहीं बैठे हुए हैं, एक ही में ऋणावेश और एक ही में धनावेश, उनका केंद्र बिंदु एक ही। बताओ क्या दो ध्रुव बनाओगे? जब दोनों लोग एक ही विचार के होंगे तो क्या दोनों में तर्क होगा? क्या कोई पॉजिटिव क्या निगेटिव क्या रह जाएगा? सब लोग एक ही जगह पर हो, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो तो वो अध्रुवित है, वहां ध्रुव नहीं निर्माण हो रहा। ध्रुव कहां? विद्युत द्विध्रुव जानते हो ना? अच्छा सुनो, विद्युत द्विध्रुव क्या बोलते हो? प्लस क्यू माइनस क्यू। अब इनके केंद्र बिंदु क्या है? अलग अलग है। इनके केंद्र बिंदु क्या होते हैं? अलग अलग, तो इन्हें ध्रुव बोला जाता है। द्विध्रुव, दो ध्रुव है ना, एक ये। लेकिन ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का केंद्र बिंदु एक ही होता है उन्हें अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे CH4 के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु हैं, नाइट्रोजन के परमाणु हैं, इनके परमाणु प्यारे बच्चों अध्रुवित पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट, ध्रुवित पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनात्मक आवेशों का केंद्र तथा सभी ऋणात्मक आवेशों का केंद्र अलग बिंदु पर होते। जैसे ये मान लो एक अलग बिंदु पर है, एक अलग बिंदु पर है, तो अर्थात एक बिंदु पर नहीं होते हैं, उसे ध्रुवित परावैद्युत कहते हैं। ये ध्रुवित परावैद्युत है, ये ध्रुवित परावैद्युत है। जैसे कि H2O जल में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, ये वे सभी पदार्थ हैं ध्रुवित पदार्थ जिनका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक जगह पर नहीं होता, एक ही केंद्र बिंदु पर नहीं होता, अलग अलग होता है। माइनस क्यू प्लस क्यू, छोटी सी परिभाषा है, लिखी हुई थी, प्रश्न की थी तो बता दिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आगे हमें डेरिवेशन पर भी काम करना है। ठीक है, आगे हमें डेरिवेशन पर भी काम करना है। चलिए, प्रश्न ये आता है विद्यार्थी जी, छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करें। या अथवा लिखा हुआ है, अथवा का अर्थ होता है या। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करें। बच्चों एक बात याद रखें, आप जो क्लास में यहां पर पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा आप लोगों को एंटरटेनमेंट हमारे द्वारा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास को जितने समझदारी के साथ और आसानी के साथ पढ़ें, शब्द धीरे धीरे बोलें, बहुत तेज बोलेंगे, आपके सर के ऊपर से जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यू कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स में इनरोल हुए हैं इस विश्वास के साथ कि हमें बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा जो भी हो। लेकिन उन बच्चों से भी निवेदन है कि आपने नुकसान तो किया है पूरे वर्ष भर, लेकिन अगर अभी भी आप मन में इच्छा शक्ति आप जागृत किए हैं कि नहीं हम अब वचनबद्ध होकर के अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप कोई हीला हवाली नहीं करेंगे, तो बच्चों अगर क्रैश कोर्स को भी मन से पढ़ लेते हो तो आपका बेहतरीन अंक आएगा। इस बात का तो विश्वास दिलाता हूं मैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हर एक प्रश्न को याद रखना पड़ेगा। छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करें या विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करें, बात वही है। छोटे विद्युत द्विध्रुव बोल दिया, बात वही है। बच्चों इसके लिए आप डेरिवेशन करोगे किस चीज का? हमारे साथ ध्यान दोगे, हमारे साथ ध्यान दोगे किस बात पर सर? देखो ये माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। ये माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। माइनस क्यू कूलाम का आवेश, प्लस क्यू कूलाम का आवेश, ये दोनों प्रकृति में समान है, परिमाण प्रकृति में विपरीत है, परिमाण में समान है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं ऐसे केवल, और इसका मध्य बिंदु O है। प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी भी बिंदु पर, बिंदु चिन्हित नहीं है कि अच्छी स्थिति कि निरक्षी स्थिति, निरक्षी स्थिति होती लंबवत, ऐसा कोई चिन्हित नहीं, कहीं से भी निकालिए। तो भाई चलो हम यहां पर निकाल लेते हैं, क्या बोलते हो? वहां पर ज्ञात कर ले, और वहां पर भाई ज्ञात करेंगे, अगर हम वहां पर ज्ञात करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे r दूरी पर ये कोई बिंदु P है, ध्यान से सुनो, इससे r दूरी पर बाबू ये कितनी दूरी है? r दूरी, ये r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। हमारे साथ तैयार हो, करोगे इस प्रश्न को? आओ पहले माना फलाना ढमाका लिख देते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि आपको ये याद रखना ये 5 अंक में प्रश्न आएगा, भाषा भी लिखनी है और छोटा सा डेरिवेशन है। माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से
मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2l है। देखो बीच की दूरी अभी लिखी नहीं मैंने, लेकिन चाहो तो लिख लो, नहीं सर जी कहोगे लिखते नहीं है, बता दिए हैं 2l है प्यारे बच्चों, ठीक है आप तो सही है। मध्य की दूरी क्या है, जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न विभव, किसी बिंदु P पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है, उत्पन्न विभव की गणना करनी है, उत्पन्न विभव की गणना करनी है। यही तो हमें काम करना है, यही तो प्रश्न ने पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यह विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण किसी भी बिंदु पर गणना हमेशा मध्य बिंदु से की जाती है, तो हमने मध्य बिंदु से करना शुरू कर दिया है। ठीक है सर, आज शाम को 12th का क्रैश कोर्स का बुक लॉन्च होगा, बता दीजिए। 12th का क्रैश कोर्स का बुक का शेड्यूल प्यारे बच्चों लगा हुआ है यूट्यूब 12th चैनल में, आप देखेंगे तो कल का शेड्यूल लगा हुआ है, क्योंकि प्रिंस सर आज बिजी थे और काफी ज्यादा और भी काम है, तो कल आपको बताएंगे कि क्या सरप्राइज रहने वाला है। ठीक है, कल क्या सरप्राइज आपको मिलने वाला है वो कल मिलेगा, राज को राज ही रहने दीजिए। ठीक है, बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इतना जान लीजिए लाभ आपको मिलेगा, बस मैं इतना ही बताऊंगा, लाभ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, अरे फिर सरप्राइज का मजा क्या, जब तक गिफ्ट के भीतर की बात बता दी जाएगी तो फिर गिफ्ट क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है सर, ये पिछले वर्ष पूछा गया, बहुत सही बात बोल रहे हैं, इसी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कैसे आप हल करना है, अब इसको हल करने का आपकी बुक में कई बार अलग अलग तरह से, हर एक बुक में अलग अलग तरह का कंटेंट मिल जाता है, तो सबसे सटीक और सबसे शानदार जो मैंने बताया था वो है, डिफरेंट टाइप की आप बुक पढ़ोगे तो थोड़ा सा मैक्सिमम जगह पर क्या किया गया है, व्यापक बिंदु पर रखते हुए कोण मान करके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया, लेकिन मैं 11th के टॉपिक को ऐड करके उसको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया था फुल कोर्स वाले बच्चों को। ध्यान देना बच्चों, मैंने ये कहा था कि जब विद्युत द्विध्रुव की बात हो और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहा जाए तो विद्युत क्षेत्र, अगर विद्युत विभव निकालने के लिए कहा जाए तो विद्युत विभव, कितनी आसानी से निकालोगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये देखो कि विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है, तो आप कहोगे सर मैं आपको बता दूं, सर यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो ये है। बोलो सही बोल रहे हैं सर, क्या ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन है? सर यहां तो माइनस क्यू तो बंद ही हो गया, कोई बात नहीं मैं नीचे लिख दूंगा, परेशान मत हो इस बात से। ये यहां पर माइनस क्यू प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, लिख दूंगा वो। पहले ये बताओ आप, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी की डायरेक्शन है या नहीं, मुझे ये बताओ, वेक्टर पी की डायरेक्शन है या नहीं। बच्चों एक चीज याद रखो कि जब विद्युत कोई भी कहीं पर भी सदिश को बांटने के, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, इसके कारण आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। देखो यहां पर एक चीज मैं बता रहा हूं, उसको हमेशा के लिए आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते भी होंगे कि अगर इस प्रकार से ये एक कोई वेक्टर है, ध्यान दो वेक्टर ए, ठीक है वेक्टर ए दिया गया है, हमें अगर ये कोण बाबू दे दिया जाए, ये कोण दे दिया जाए थीटा, ये सदिश है वेक्टर ए, ये कोण अगर दे दिया जाए थीटा, तो हम लोग बच्चों इसको क्या बोलेंगे, आधार घटक बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉस के साथ ऐड करेंगे ए कॉस थीटा। सर ये कैसे आ जाता है कॉस थीटा, क्योंकि बच्चों इसकी वैल्यू ए की पता है हमें, ये कर्ण होता है, ऐसे ऐसे मिला दोगे तो ये लंब हो जाएगा कोण के सामने वाली भुजा, ये आधार हो जाएगी, और कॉस थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से, अगर याद हो लाल बटे कक्का ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, तो कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बाबू क्या होगा, ये वाली लाइन जो कि आपको ज्ञात नहीं है, चलो क्वेश्चन मार्क बटे में ये वाली आधार बटे कर्ण क्या ए, तो क्वेश्चन मार्क कौन सी, ये वाली लाइन की वैल्यू क्या हुई, ए इधर भेज दो, ए कॉस थीटा हो जाएगी, अर्थात इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। बहुत सर डीपली चले जा रहे हैं, इतना ना डीपली जाइए, हमें सर लेट हो रहा है क्योंकि हमको ये सब आता है नहीं बच्चों, यही तो इंसानियत है, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक तरीका, अगर एक वेक्टर दिया गया है, ये कोई वेक्टर है ए, ये कोण दिया जाए थीटा,
तो आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा a cos थीटा। मतलब जिसके साथ कोण बनता है वो आधार घटक होता है, उसे cos लेते हैं और उसके लंबवत वाले घटक को a sin थीटा लिखते हैं। तो यहां पर बच्चा पार्टी होगा क्या, यहां पर होगा क्या बाबू कि थोड़ा सा यहां पर मजे वाली बात होगी, थोड़ी सी यहां पर मजे वाली बात होगी। एक तो बाबू यहां पर ये वेक्टर, मतलब जहां बिंदु P पर हमें निकालना है, तो मैं मान रहा हूं कि ये जो वेक्टर P था वो इस रेखा के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो यहां पर लिख भी सकते हो मध्य बिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण पर। इतना मैं यहां पर ऐड कर दूं, कोई दिक्कत, कोई ये तो नहीं कि भूल जाओगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से देखो कैसे लिख रहा हूं, बहुत छोटा है, ऐड हो जाएगा, आप लोग भी ऐड कर पाओगे। R दूरी पर थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। सही है, बस थोड़े से शब्द ऐड करने, सर ये नहीं कि सर मैंने लैंग्वेज रटी नहीं, आप बीच में लैंग्वेज बता रहे हैं, ये तो गलत बात है, हमारा प्रश्न गलत हो गया। नहीं बाबू, समझाते समझाते जो शब्द आ गया लिख दिया। अगर आप ना भी लिखते तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा यहां देखो, ये P वेक्टर P ये है, ये वाला बन जाएगा बाबू। अब आधार घटक इसके लंबवत रेखा खींच दीजिए, इस रेखा के लंबवत कौन घटक जाएगा, ये एकदम लंबवत रखना, इसके एकदम लंबवत। तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग बोलेंगे P sin थीटा। इसे हम लोग जो बोलेंगे, इसे बाबू हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे P cos थीटा। R दूरी पर है, चलो ठीक है, R दूरी पर है, ये मध्य बिंदु O है, लेकिन P cos थीटा ये हो जाएगा, ये P sin थीटा, ये P cos थीटा। अब आपको पता है अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, इसको तो याद रखना पड़ेगा, है ना। अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, जैसे अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, ठीक वैसे ही इसका अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर प्यारे बच्चों होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नहीं होता, P अपान में R स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति में
निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, बिंदु पर विभव v बराबर होता है 0। याद रखिएगा निरक्षीय स्थिति क्या, इसके लंबवत, ऐसे चाहे यहां निकालो चाहे यहां, इसके लंबवत अगर बच्चों एक थोड़ा सा मैं रेखा खींच के समझा दे रहा हूं फिर इसको साफ कर दूंगा। निरक्षीय स्थिति ये हो गई। अब इसके किसी भी बिंदु पर हो सकता है, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, और नीचे भी कितनी लंबी लाइन कर दो, किसी भी बिंदु पर विभव निकालने के लिए कह दिया जाएगा तो वो शून्य आएगा। इस मध्य बिंदु O से जाने वाली लंबवत रेखा के किसी भी बिंदु पर विभव कहे तो शून्य, लेकिन तीव्रता शून्य नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कह देना। सर मेरा छोटा भाई देख रहा है, बोल रहा है प्रणाम, आशीर्वाद बाबू को। देखो बाबू, तो विभव क्या होगा, शून्य होगा। अच्छा, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, तो अक्षीय स्थिति में कौन है, P cos थीटा केवल, बस इसी के अपान में r² हो जाएगा। अतः विद्युत विभव, अतः P cos थीटा के कारण विभव, मतलब P को हमने कितने भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया है। यहां पर वेक्टर P को, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये P है, इसको 2 भागों में तोड़ना कहते हैं, इसे कहते हैं सदिशों का वियोजन, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। 2 भागों में सदिश को तोड़ देना, एक P sin थीटा एक P cos थीटा, इसका अस्तित्व खत्म, 2 भागों में तोड़ दिया, यही होता है। तो आप इतना लिखोगे, ठीक है, यहां पर लिखोगे। अच्छा, यहां पर पूरी बात लिख दें, आपको रिवीजन के लिए याद रहेगा, पूरी बात लिख दें। सदिश द्विध्रुव आघूर्ण, पूरी बात लिख दे रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P को 2 भागों में P cos थीटा तथा P sin थीटा में वियोजित करने पर, में वियोजित मतलब बांटने पर, वियोजित करने पर P cos थीटा के कारण विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान में r²। r क्यूब नहीं कर देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्यूब होता है, इस विभव में नहीं। P अपान में r² होता है, लेकिन P cos थीटा के कारण कह रहे हो तो P cos थीटा अपान में r², क्योंकि यह अच्छी स्थिति में बाबू है इसलिए इसका सूत्र है। लेकिन यहीं पर निरक्षीय स्थिति में अगर हो कौन, P sin थीटा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, यहां पर लिख दे रहा हूं, P sin थीटा के कारण विद्युत विभव। तो देखो जरा कि P sin थीटा के कारण जो विद्युत विभव बिंदु P पर है, P sin थीटा के परपेंडिकुलर बिंदु P है, इसलिए लंबवत होने के कारण वहां पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। इस बात को यहां पर लिखोगे, क्या, निरक्षीय स्थिति में है इसलिए, निरक्षीय स्थिति में है इसलिए, बात खत्म। तो इसलिए आपका जो सूत्र होगा किसी बिंदु पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर, प्यारे बच्चों, VP बराबर होगा VP cos थीटा प्लस VP sin थीटा। P sin थीटा वाला 0, केवल VP cos थीटा बराबर बचेगा, तो VP बराबर कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान में r²। ये होगा, कितने होगा, वोल्ट। बस इतना कर दोगे, आपको एग्जाम में 5 नंबर बच्चों मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छी स्थिति में अगर आप इस प्रकार से निकालोगे बच्चों तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? सर हम पुराने स्टाइल में बनाते हैं, जनवरी में जब से आपसे पढ़ते थे। बहुत अच्छा, जिससे आप पढ़ते, जैसे आप मतलब पढ़ते थे वैसे इसको बनाइए। सर 2p होगा ना बाबू, वो 2p अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में है। ध्यान से देखना और फिर समझना। बताइए सर, आप इसे बस बोल रहे हैं, मतलब आपको अगर ये कठिन लग रहा है तो इससे कठिन डेरिवेशन में क्या होगा बताइए। यस सर, क्लियर है। बिग फैन सर, धन्यवाद, थैंक यू।
सर क्वेश्चन बैंक में ऐसा नहीं लिखा है। बस यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन बैंक के पढ़ने से, क्वेश्चन बैंक के तरीकों से बच्चों को समझ में आ जाता तो आप क्वेश्चन बैंक ही ना लेते। क्रैश कोर्स में जुड़े हैं मतलब आपने क्या किया है, हमारे ऊपर, सभी शिक्षकों के ऊपर क्या दिखाया, विश्वास दिखाया है। और उस विश्वास पर खरे उतरने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो तरीके आपको आसान बताने होंगे ना, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ तरीका आसान बताना होगा। यही फैकल्टी की विशेषता होती है। कहीं भी किसी शिक्षक की विशेषता क्या होती है कि वो किताब की बातों को बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करे। यही एक शिक्षक का काम है और मैं वही काम कर रहा हूं बाबू, ठीक है। मैं वही काम करने का प्रयास कर रहा हूं भाई, हमेशा सीखता रहूं, ये मेरे जीवन का धर्म है। बताइए समझ में आ गया कि नहीं, और आगे बातें करूं फिर मैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन देख लो। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 10 से 20% प्रश्न पूछे जाने के इस बार चांसेस है, क्योंकि ये पिछले वर्ष तो आया नहीं था। पूछा हुआ प्रश्न है, क्या है कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है। स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसका एक उपयोग लिखे। तो देख लो छोटी सी परिभाषा कि यदि एक चालक चादर द्वारा यंत्र को ढक दिया जाए, कोई चालक चादर है उससे अगर यंत्र को ढक दिया जाए तो बाहरी आर्तेश के क्षेत्र इस यंत्र पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं कर पाते। अगर किसी एक ऐसे यंत्र द्वारा हम किसी चालक चादर को ढक दें तो बाहरी विद्युत क्षेत्र द्वारा बाहरी विद्युत क्षेत्र इसे आरोपित नहीं होता है। यह इसलिए कि बाहरी आवेश चालक पर आवेश प्रेरित करता है। जो बाहरी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है वो चादर पर, चालक पर कह सकते हो, आवेश प्रेरित करता है, जिसका वैद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर विनिष्ट कर देता है। तो जो वो आवरण होता है ना, तो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र प्रभावित कर रहा है उसको विनष्ट कर देता है। थोड़ा भाषा सा कठिन है क्योंकि बच्चों ये मेरी भाषा नहीं है, ये उसकी क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन बैंक की परिभाषा। जो बात सत्य है सत्य होती है मेरी भाई, हमेशा के लिए याद रखो। नष्ट कर देता है, अंदर उसको नष्ट कर देता है। यहाँ यह विद्युत परिरक्षण कहलाता है। यहाँ का मतलब यह विद्युत परिरक्षण कहलाता है, ठीक है। यह विद्युत परिरक्षण कहलाता है, यह वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। इसका उपयोग यंत्रों को बाहरी आवरण, यंत्रों को बाहरी वैद्युत क्षेत्र से बचाव में किया जाता है। बाहरी आवारा, हाँ ठीक है, बाहरी आवारा वैद्युत क्षेत्र से बचाव में किया जाता है। मान लो कोई ऐसी चीज, मान लो थोड़ा सा समझ लो इस चीज को कि ये कोई रिमोट है। अब अगर इसमें कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र आएगा तो ये प्रभावित हो जाएगा, इसे नुकसान में आ जाएगा। इसलिए इसको बचाने के लिए एक विशेष प्रकार का आवरण चढ़ाया जाता है, एक विशेष प्रकार की परत चढ़ाई जाती है, जिससे यह पदार्थ कोई बाहरी आवारा विद्युत क्षेत्र कभी भूले भटके अगर आ भी जाए तो इसको नुकसान ना पहुंचाने पाए। इसी घटना को विद्युत परिरक्षण कहते हैं। बात समझ गए। फिर लिख सकते हैं किसी चालक में बाहरी विद्युत क्षेत्र, किसी चालक को ऐसा लिख दो, किसी चालक को एक विशेष आवरण से ढका जाता है जिससे कि बाहरी विद्युत क्षेत्र उसे प्रभावित ना करें, उसका आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थिर रहे। इस घटना को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। इसका उपयोग यंत्रों को बाहरी आवारा वैद्युत क्षेत्र से बचाव में किया जाता है, ठीक है। समझ गए। तो मुझे लगता है जैसे मैंने समझा दिया आप उसी प्रकार भी लिख सकते हो, उस प्रकार भी लिख सकते हो। अब बात आती है प्यारे बच्चों, इतने पॉइंट्स हो गए, हाँ इतने पॉइंट्स हो गए। ये तो आपका डेरिवेशन की बात थी। अब बाबू आगे बात करते हैं आपके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चलिए हेडिंग लगाइए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं बता दूंगा ज्यादा से ज्यादा बातें। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, गुरुजी सही बात बोल रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं, आखिर कैसे आती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कैसे आती है। तो द्विध्रुव की नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ वैद्युत स्थितिज बोल रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा बोल रहा हूं। वैद्युत का मतलब आवेशों की स्थिति में कोई परिवर्तन करने के बाद स्थितिज ऊर्जा बनती होगी। कैसे है तो समझ लीजिए, ठीक है। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर कोई निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस निकाय की या उन आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, 2 अंकों में परिभाषा अगर पूछ ली जाए और ऊर्जा है मात्रक तो जूल होगा। मात्रक क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। और उसका विमा कार्य के बराबर। तो इसकी परिभाषा बच्चों हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी परिभाषा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है। चलो आइए हम उसी प्रकार से परिभाषा लिखें जिस प्रकार मैंने भाषा बोली। क्या 2 या 2 से अधिक आवेशों को, जब 2 या 2 से अधिक आवेशों को, देखो एक दिन में सब कुछ खाने के चक्कर में नहीं पड़ना,
जितना आपकी पाचन शक्ति है उतना ही खाना। जब 2 या 2 से अधिक आवेशों को रिवीजन करते समय, हम क्रैश कोर्स जैसे ही खत्म होगा, रिवीजन करते समय हम बहुत सारा लॉन्ग क्लास लेंगे, लेकिन अभी सिलेबस जो बच्चे क्रैश कोर्स से जुड़े हैं भाई, रिवीजन जो बच्चे रिवीजन जैसा पढ़ रहे हैं तो वैसा पढ़िए, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए क्या है, एकदम नया सिलेबस जैसा लगता है कभी कभी, भाई उन्होंने पढ़ाई नहीं ज़्यादा, तो उनको तो ये चीज़ नहीं लगेगी। इसलिए मैं एक दिन में पढ़ा करके वैसा नहीं खत्म करना चाहता कि मैं आपके लिए बुरा बन जाऊं भाई, क्योंकि बहुत बच्चे नुकसान में आते हैं। एक दिन मस्तिष्क की पावर इतनी है जितना सिलेबस को बस पढ़ाया जा सके। अगर आपको एक ही दिन में 56 प्रकार की डिश खिला दी जाए तो आप परेशान हो जाओगे, नहीं खा पाओगे, बदहजमी हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा रोगों से आप परेशान हो जाओगे। ऐसा ही पढ़ाई में कहीं भी ये तरीका नहीं होता है कि मैं एक दिन में आपको पूरा ये सिलेबस चैप्टर का पढ़ा दूं, नुकसान होगा ना, बहुत समस्या हो जाती है, तो करना पड़ता है ना सर, क्या किया जाए, करते हैं लोग। जब 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से लाया जाता है, अनंत से, जब 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर परस्पर निकाय में, अनंत से लाकर परस्पर एक दूसरे के समीप रखकर, एक दूसरे के समीप रखने में, परस्पर एक दूसरे के समीप रखकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है, निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भाई निकाय बनाया गया, मान लो बहुत सारे आवेश हैं, कैसे? एक Q1 आवेश है और इसी के पास हम दूसरा आवेश लेकर के आए, अनंत से कहीं से भी लेकर के आए Q2 आवेश, नहीं हमारा दिल माना, एक तीसरा आवेश ले आए Q3। अब ये 3 आवेशों का हमने क्या बना दिया? एक निकाय बना दिया। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लिए R12, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R13, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R23। अब बताओ, ये 3 आवेश जो हैं, जो कि अलग अलग बिंदुओं पे रखे हुए हैं, एक A बिंदु पर, एक B बिंदु पर, एक C बिंदु पर रखा है। अब इन तीनों आवेशों को एक निकाय बनाने में जो कार्य किया गया है उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U बराबर क्या बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और सूत्र में R12 बस दूरी, Q1 Q2 R स्क्वायर नहीं लिखना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 बटे में R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे में R13। ये निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई। अर्थात किन्हीं 2 आवेशों के लिए अगर हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। केवल Q1 और Q2 के बीच की बात करें तो ऐसा लिख सकते हो, Q1 Q2 अपान में R। अगर केवल मान लो 2 आवेश हैं बाबू, एक है Q1 एक है Q2, ये एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R। ये सूत्र हो जाएगा। समझ में आया सर क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे अभी मैं जो ऐसे पीछे हो रहा था ना, तो पैर आप जानते होंगे कुंदन सर, है ना। अब आपका बुक का जो 10th वाले बच्चे हैं उनका ना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, इंसान बैठने तक की मोहलत नहीं है, तो बेचारे आए एकदम लेट गए। अब मुझे दिखा नहीं, यहाँ पे ऐसे पड़ा रहता है एक फॉर्म का गद्दा, उसी में सर लेट गए, है ना। क्योंकि सुबह से मुझे लगता है 6 साढ़े 6 बजे से ऑफिस में चले गए थे, और वहाँ जितना भी बुक का आज ऑर्डर हुआ है उन सबको सेट करना, और बाकी और भी टीम तो लगी हुई है, लेकिन सब पते पर सही से प्रिंट होता है, फिर वहीं पर पेस्ट होता है, डिलीवरी वाले आते हैं ले जाते हैं, बहुत सारा काम होता है, तो वही अभी तक बिजी थे। तो इंसान थक तो जाता ही है, कोई भी, वही था, है ना। ये क्या हो गया बच्चों? ऊर्जा जूल है, ठीक है, जूल। क्लियर है बच्चों? हो गया? और बताइए, इतना हम बता दिए, इतना 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 इतना। अभी आज बहुत कम लग रहा है क्या मुझे? भाई कम तो लग रहा है। कल बच्चों हम लोग बात करेंगे धारिता से संबंधित, लेकिन आज धारिता की परिभाषा जरूर बता देंगे।
कल हम लोग धारिता के आगे बात करेंगे, इसके सवालों पर बात करेंगे। धारिता को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे प्रश्न बनेंगे धारिता और संधारित्र से संबंधित, कल पूरा लेक्चर संधारित्र से संबंधित होगा, जिसमें आपको 5 अंक का भी एक प्रश्न कराया जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको डेली 1 या 2 प्रश्न 5 अंक वाले करवाता हूं, सहमत हो इस बात से? डेली 1 या 2 प्रश्न 5 अंक वाले करवाता हूं। बताइए, क्या गुरुजी आप हमें 1 या 2 प्रश्न 5 अंक वाले करवाते हैं डेली? आपका जवाब है हाँ। क्या मैं 2 से 3 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव के लघु उत्तरीय के बताता हूं? आपका जवाब होगा हाँ। बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो एक क्लास ऑब्जेक्टिव के लेकर के आता हूं, जिसमें आपको मैं 45 से 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया करूंगा। उतना ही कंटेंट पढ़ाऊंगा जितना कि पढ़ना है। क्रैश कोर्स का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें, फिर फायदा क्या हुआ? अच्छा सर पढ़ा दीजिए, हम पढ़ा भी देंगे, लेकिन वही पूरा सिलेबस जब पढ़ लिए तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट का पढ़ने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई उनमें से सर 2-2 3-3 ही प्रश्न बता दीजिए ना, क्योंकि और पढ़ रहे हैं तो पता तो है, जानते हैं बच्चे, जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कैसे बताना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है। फुल कोर्स वाले बच्चों ने पढ़ रखा है, क्योंकि उनको 95% प्लस मार्क लाने हैं, वो फुल कोर्स से जुड़े थे। लेकिन क्रैश कोर्स से भी जो बच्चे नए जुड़े हैं या पुराने हैं, वो लोग उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को फोकस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। अब उनमें से एक चैप्टर का संभावना हम जो लगाए, अनुमान लगाए, वो नहीं आया, दूसरे चैप्टर का नहीं आया, तीसरे चैप्टर का नहीं आ रहा, 5वें का आएगा, 6वें का आएगा, 9वें का आएगा, 12वें का आएगा। आपको 6 में 3 बनाने हैं, तो 3 प्रश्न आप बना लोगे, बस ये हमारी आशा है। और हमें इतना पढ़ाना है आपको, बात समझ गए ना? तो हमें ये दिखाना नहीं है कि आपको हम एक दिन में कितना पढ़ा रहे हैं कितना नहीं, हमें अपना टारगेट पूरा करना है कि एक दिन में मैं 5 नंबर का एक सवाल बताऊंगा और बाकी 2 या 3 प्रश्न सब्जेक्टिव बताऊंगा। तो बात रही बच्चों, अब इसकी धारिता किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लो, बाकी कल इस पर बात करेंगे। धारिता ये होती है कि किसी भी चालक की धारिता, अगर हम उसके, मान लो ये चालक है और इस चालक के विभव में हम 1 वोल्ट की वृद्धि करना चाहते हैं, तो चालक को दिया गया आवेश, चालक को किसी भी स्रोत से हम जो आवेश दे रहे हैं, चालक को दिया गया आवेश जो होगा प्यारे बच्चों, वही धारिता कहलाता है। धारिता का मतलब ही होता है धारण करने की क्षमता। इसका शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं कि किसी वस्तु में एक निश्चित आवेश, किसी वस्तु में एक निश्चित परिमाण के आवेश को धारण करने की क्षमता को, निश्चित परिमाण के आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। क्षमता को, अरे वाह क्या सर एक में जोड़ दे रहे हैं, क्षमता को धारिता कहते हैं, ठीक है, धारिता कहते हैं। दूसरी बात, अगर परिभाषा के रूप में लिखना होगा तो कैसे? किसी वस्तु में V वोल्ट की विभव वृद्धि के लिए दिया गया आवेश, सॉरी V वोल्ट कह रहे हैं, 1 वोल्ट। किसी वस्तु में 1 वोल्ट की विभव वृद्धि के लिए दिया गया आवेश, V वोल्ट की वृद्धि के लिए दिया गया आवेश विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। सुनिए, अभी थोड़ा सा मैं इसे बनाऊंगा, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती, दिया 1 वोल्ट विभव वृद्धि के लिए दिया गया आवेश वैद्युत धारिता कहलाती, दिया गया आवेश वस्तु की विद्युत धारिता कहलाती है, वस्तु की विद्युत धारिता कहलाती है। सर कैसे? प्यारे बच्चों, जो दिया गया आवेश होता है वो विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है C, यही C को उस वस्तु की धारिता कहते हैं। ये C क्या है? वस्तु की धारिता है, जिसका यहां पर सूत्र निकला C बराबर Q/V। इतने फैराड बोलना, कभी फैराडे मत बोलना, क्योंकि फैराडे आवेश का मात्रक होता है
वहां पर फैराडे ही शब्द यूज होता है फैराडे सर के ही नाम पर दोनों मात्रक, लेकिन वहां फैराडे यहाँ फैरड, इतना अंतर है। यहाँ एफ से डिनोट करते हैं इसको। तो सी बराबर क्यू अपान में वी। अब वी को अगर एक मान लेंगे तो क्यू बराबर क्या है, सी। इसीलिए बोला गया है कि किसी वस्तु में 1 वोल्ट विभव वृद्धि के लिए दिया गया आवेश क्या, क्यू, क्यू वस्तु की धारिता कहलाती है। भाई अगर v को 1 मान लोगे तो q बराबर c ही है, अर्थात दिया गया आवेश धारिता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों ये है धारिता का कॉन्सेप्ट। कल इसी के आगे हम लोग सांधारित्र पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में जुड़े रहने के लिए। 6:30 बजे सभी बच्चे अपने दोस्तों के बीच क्लास को शेयर करके 50 क्वेश्चन वाली ऑब्जेक्टिव क्लास में जुड़ेंगे, मजे करेंगे और रिवीजन के साथ 50 क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा। महत्वपूर्ण है बच्चों, मैंने दिन में उन्हें एनालिसिस करके सभी चैप्टर से 5-5, 4-4 प्रश्न रखे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। लव यू बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। मस्त रहें और क्रैश कोर्स की क्लास बच्चों कल होगी, ठीक है। लव यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।